हेलो दोस्तों, लॉ विद एडवोकेट कविता चैनल पर आप सभी का प्यारा सा वेलकम। कंपनी लॉ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेक्शन 47 को डील करने वाले हैं, विच टॉकिंग अबाउट द वोटिंग राइट ऑफ द मेंबर विच कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। यानी जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसके जो भी मेंबर है उनका वोटिंग राइट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दो तरह के शेयर होते हैं। एक को हम बोलते हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल। दो तरह के शेयर होते हैं, दैट इज वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पर जो वोटिंग राइट की बात हो रही है वो इनके होल्डर की बात हो रही है। जो मेंबर ये वाले शेयर बाय करता है या ये वाले करता है वो क्या बन जाता है, होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर या होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर बन जाता है। तो उसका राइट क्या होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले हम समझते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल वाले को। तो फ्रेंड इसके अंदर दे रखा है कि जो भी मेंबर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल का उसके पास राइट टू वोट होगा एवरी रेजोल्यूशन। यानी कंपनी जो भी रेजोल्यूशन लाएगी, कंपनी जो भी रेजोल्यूशन लाएगी उसपे जो है इस पर्सन का वोटिंग राइट होगा। एवरी रेजोल्यूशन पे वोटिंग राइट होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन जो इसका वोटिंग राइट होगा ना, यानी इस मेंबर का जो वोटिंग राइट है वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि उसने जो है कितने इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया है। जितनी उसके शेयर्स की वैल्यू होगी उसका प्रोपोर्शनेट निकाला जाएगा। शेयर वैल्यू का उसका यानी शेयर कैपिटल का यहाँ पर लिख देते हैं, उसका जो भी प्रोपोर्शनेट पार्ट होगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये कंपनी की ओनरशिप इसके पास कितने % तक की है, उस अकॉर्डिंग इसका वोटिंग राइट जो है डिसाइड किया जाएगा। समझ में आ गया, ये है इक्विटी शेयर कैपिटल। एक बात इसके अंदर और दे रखी है, अगर मान लो कोई भी पर्सन जो है निधि कंपनी का मेंबर है, कोई भी पर्सन मान लो निधि कंपनी का मेंबर है। और निधि कंपनी मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि जो कंपनी अपने ही मेंबर को लोन देती है, जो कंपनी अपने ही मेंबर को लोन देती है और अपने ही मेंबर से डिपॉजिट लेती है, दैट इज कॉल्ड निधि कंपनी। डिपॉजिट लेती है दैट इज कॉल्ड निधि कंपनी। निधि कंपनी के केस में कोई भी मेंबर होगा उसका वोटिंग राइट क्या होगा, नो मेंबर शैल एक्सरसाइज वोटिंग राइट ऑन पोल इन एक्सेस ऑफ 5%। यानी अगर पोल के जरिए वोट लिया जा रहा है तो वो अपना 5% से जो है ज्यादा वोट नहीं दे सकता। यानी उसका जितना भी यहाँ पर शेयर है उस शेयर के प्रोपोर्शनेट, उस शेयर के अनुपात में उस शेयर की वैल्यू के 5% से ज्यादा, यानी 5% तक की उसकी ओनरशिप जितनी होगी उस अकॉर्डिंग ये निधि कंपनी वाला मेंबर जो है इसका वोटिंग राइट बनेगा। वहीं अगर हम सबसेक्शन 2 की बात करें जो बात करता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है कि हर मेंबर ऑफ कंपनी, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, जो होल्ड कर रहा है प्रेफरेंस शेयर को इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल, उसके पास भी राइट टू वोट ऑन रिजोल्यूशन होगा। उसके पास भी राइट टू वोट ऑन रिजोल्यूशन होगा। लेकिन क्या कंडीशन है यहाँ पर, इसकी कंडीशन ये है कि वो जब वोट देगा वो बिफोर द कंपनी देगा, जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी राइट अटैच टू हिज प्रेफरेंस शेयर। यानी कब वो वोट देगा, ऐसे केस में वो वोट देगा ऐसे केस में जहां उसका जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में राइट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो उसका राइट है, अगर वो अफेक्ट हो रहा है तो ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का होल्डर जो है वहां पर क्या करेगा, वोट करेगा। सबसेक्शन 2 के अंदर सेक्शन 47। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है या फिर कंपनी वाइंड अप हो रही है, या फिर कंपनी मान लो वाइंड अप हो रही है, वाइंडिंग अप कंपनी, ठीक है। या फिर कह रहा है रीपेमेंट या रिडक्शन ऑफ द इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। या तो देखो अगर उसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का राइट है वो अफेक्ट हो रहा है तो ये वोट करेगा ये वाला होल्डर, या फिर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो ये वोट करेगा। तीसरी बात यहाँ पर कह रहा है जो भी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यानी जो भी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसके अंदर क्या हो रहा है, कोई भी उसकी रीपेमेंट करनी है या फिर उसका रिडक्शन करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस केस में ये क्या करेगा, हमारा वोटिंग राइट होगा इस केस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर के पास। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का होल्डर है ना उसके लिए दे रखा है कि उसको पावर होती है, वो जो है रेजोल्यूशन जब भी पास होगा वो वोट दे सकता है। लेकिन जहां पर डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज नॉट बीन पेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years या मोर, जहां पे वोट वो कब देगा, जब जो है 2 साल 2 years या उससे ज्यादा। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 47 का जो +2 है इसके अंदर एक प्रोविजो भी दे रखा है। ये प्रोविजो कहता है कि हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर को राइट तो दे दिया कि वो एवरी रेजोल्यूशन पे जो है वोट कर सकता है, लेकिन वो वोट कब करेगा, इन केस जहां पर उसका डिविडेंड, इन केस जहां पर डिविडेंड ऑफ हिज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिविडेंड ऑफ हिज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है हैज नॉट बीन पेड, डिविडेंड ऑफ हिज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है हैज नॉट बीन पेड कब तक, यहाँ पर 2 years या उससे ज्यादा तक। यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो होल्डर है उसका जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है अगर उसका डिविडेंड जो है 2 सालों से ज्यादा तक पे नहीं किया तो ये पर्सन क्या कर सकता है, यहाँ पर हर रेजोल्यूशन में इसको राइट मिल जाता है वोट का।
तीसरी बात यहाँ पर जो दे रखी है सेक्शन 48 यहाँ पर अब आया हमारे पास। सेक्शन 47 के बाद यहाँ पर सेक्शन 48 आ रहा है। सेक्शन 48 कहता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट। अब कहता है कि यहाँ पर आपने बता तो दिया कि इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर है, उसका क्या वोटिंग राइट होगा। क्या इनके जो वोटिंग राइट है उसमें वेरिएशन भी हो सकती है क्या इसमें चेंज भी हो सकती है? यस ऑफ कोर्स हो सकती है। अ शेयर होल्डर हु वाज गिवन द राइट टू परचेज द शेयर ऑफ कंपनी on a preemptive basis was held to constitute a special class distinct him from other shareholder। कहता है कि जो भी शेयर होल्डर है यहाँ पर उनके जो राइट में क्या वेरिएशन होगी कि जब भी कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर को सेल करना चाहेगा तो जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, कंपनी के मेंबर्स होंगे, सबसे पहले उनको राइट मिलेगा। यहाँ पर क्या दे रखा है? प्रीएम्प्टिव बेसिस राइट। प्रीएम्प्टिव बेसिस राइट जो है यहाँ पर दिया जाएगा उसको, उस होल्डर को। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है और यही जो इसका राइट होगा ना, उस शेयर होल्डर का यही राइट उसको क्या करेगा? डिफरेंट बनाएगा बाकी होल्डर से, उसको डिफरेंट बनाएगा जो रिमेनिंग होल्डर है, जो रिमेनिंग होल्डर है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि इफ इट इज प्रपोज टू चेंज द राइट ऑफ एनी क्लास तो सर्टेन प्रोसीजर हैज टू बी फॉलो। कि अगर आपको वेरिएशन करनी भी है शेयर होल्डर के राइट में तो आपको एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और वो प्रोसीजर क्या है? उसके अंदर 3 कंडीशन दे रखे हैं। जब भी आपको किसी शेयर होल्डर के राइट में वेरिएशन करनी है, यू हैव टू फॉलो द 3 कंडीशन। दैट इज वी अंडरस्टैंड वन बाय वन। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि देयर शुड बी द प्रोविजन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी होता है, इसके अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्रोविजन होना चाहिए कि हम कभी भी शेयर होल्डर के राइट को क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि द होल्डर ऑफ एटलीस्ट 75% ऑफ द इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास मस्ट गिवन देयर कंसेंट इन द राइटिंग और स्पेशल रिजोल्यूशन को सैंक्शन करेगा एक सेपरेट क्लास मीटिंग में। कह रहा है कि अब ये जो वेरिएशन है, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होना चाहिए कि भाई हम इसको क्या करेंगे? चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि जो भी पर्सन 75% ऑफ द इशूड शेयर है, यानी द होल्डर ऑफ एटलीस्ट 75% इशूड शेयर का, यानी जब शेयर इशू किए थे किसी एक ऐसा होल्डर जिसके पास 75% इशूड शेयर है, वो क्या करेगा? अपनी कंसेंट देगा राइटिंग में कि वो भी एग्री है, कंसेंट देगा अपनी कि वो एग्री है। और दूसरा क्या करेगा? सैंक्शन करेगा, पास कराएगा एक स्पेशल रिजोल्यूशन, पास कराएगा एक स्पेशल रिजोल्यूशन जो कि एक स्पेशल मीटिंग के अंदर जो है पास किया जाएगा, जो कि एक स्पेशल मीटिंग के अंदर पास किया जाएगा। ये है दूसरी कंडीशन व्हेन यू वांट टू वेरी द राइट ऑफ द होल्डर ऑफ शेयर कैपिटल। एंड द लास्ट कंडीशन इज दैट, यहाँ पर थर्ड, पहले यहाँ पे इसका प्रोविजन दे रखा है कि यदि कोई भी वेरिएशन की जाती है बाय द वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर और अगर वो अफेक्ट कर रही है किसी दूसरे क्लास के शेयर होल्डर पर, तो यहाँ पर कंसेंट ऑफ द 3/4 ऑफ द अदर क्लास यहाँ पर ऑब्टेन ली जाएगी। कह रहे कि आपने वरी तो कर दिया, वेरिएशन तो कर रहे हैं होल्डर के राइट्स के अंदर, लेकिन अगर मान लो एक क्लास के होल्डर हैं, इनमें आप वेरिएशन कर रहे हैं जिससे जो है अदर क्लास के होल्डर पर इफेक्ट पड़ रहा है, अदर क्लास के होल्डर पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द अदर क्लास होल्डर 3/4 पार्ट जो है, मतलब जितने भी उसके मेंबर है उस टोटल का 3/4 पार्ट ऑफ मेंबर की आपकी जो है कंसेंट लेनी पड़ेगी। देन यू कैन वरी द वोटिंग राइट ऑफ द, यहाँ पर दे रखा है शेयर होल्डर का। समझ में आ गई इतनी बात? नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर जो तीसरा, यहाँ पर तीसरी कंडीशन दे रखी है। तीसरी कंडीशन हमें कहती है द होल्डर ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ द शेयर ऑफ द क्लास हु डिडंट कंसेंट और वोट इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन, वो क्या कर सकता है? ट्रिब्यूनल में जा सकता है। अब यहाँ पर क्या दिया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन डाल दो भाई, जो भी होल्डर है उनकी कंसेंट ले लो, और कंसेंट नहीं दे रहे, कोई दूसरी क्लास अफेक्ट हो रही है तो उसके भी 3.4% की कंसेंट ले लो। और तीसरी कंडीशन कह रही है अब कोई ऐसा मेंबर है जो 10% शेयर का होल्डर, जो 75% है, उसको तो इम्यूनिटी मिल गई कि भाई वो क्या करेगा? कंसेंट भी देगा कि राइटिंग में भी तेरी कंसेंट तो चलेगी। अब यहाँ पर कह रहा है जो 10% जिसके पास शेयर है ना, वो अगर एग्री नहीं है तो वो कहाँ जा सकता है? ट्रिब्यूनल में जा सकता है। कहाँ जा सकता है? ट्रिब्यूनल में जा सकता है। और जब तक इसका फैसला नहीं होगा, यानी जब तक ये 10% शेयर होल्डर वाला जो है मैटर सोल्व नहीं होगा, ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं होगा, तब तक क्या है? इसमें जो है आगे प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। मतलब फिर वहां पर वोटिंग राइट ऑफ द शेयर होल्डर में वेरिएशन नहीं किया जाएगा। ये था हमारे पास सेक्शन 48 जिसके अंदर हमने पढ़ा वेरिएशन ऑफ द राइट ऑफ द शेयर होल्डर। अब आ जाइए हमारे पास सेक्शन 51 आ रहा है विच टॉकिंग अबाउट कॉल ऑन शेयर। देखो कॉल ऑन शेयर क्या होता है, इसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, सेक्शन 51 में मेंशन किया गया है कॉल ऑन शेयर, कॉल ऑन शेयर। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं इसका इतनी ही टर्म्स का ओवरव्यू दूं तो
तो मतलब होता है जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो उसकी पेमेंट के लिए क्या करती है, कॉल रेज करती है। कई बार क्या होता है, कंपनी ने क्या किया, 10 रुपए का एक शेयर निकाला और अभी शेयर होल्डर को कहा कि अभी सिर्फ आप 6 रुपीज ही पे कर दीजिए, बाकी 4 रुपीज के लिए हम कॉल ऑन कॉल रेज करेंगे, देन यू हैव टू पे द लेफ्ट अमाउंट। तो इसको हम बोलते हैं कॉल ऑन शेयर। सबसे पहले यहाँ पर कहता है कि कॉल ऑन शेयर का मतलब क्या होता है, सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो कॉल ऑन शेयर का मतलब होता है शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है, वो पे करेगा फुल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम। कॉमन सेंस है भाई, जो शेयर खरीदेगा, जो भी पर्सन शेयर बाय करेगा, वो तो उसकी लायबिलिटी बनती है। किस चीज की लायबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, फुल वैल्यू को पे करे, फुल वैल्यू को पे करे, ठीक है। तो विच इज करंटली पार्शली पेड अप इज एनफोर्स बाय मेकिंग कॉल्स। तो मैंने आपको बताया ना, जिसने अभी मान लो पार्शली पे किया है, जिसने अभी पार्शली पेमेंट की है, तो उसकी जो रिमेनिंग पेमेंट होती है उसके लिए कंपनी क्या करती है, कॉल रेज करती है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉल ऑन शेयर बोलते हैं। हर शेयर होल्डर इज अंडर ए स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होता है कि वो उसने जितने भी शेयर खरीदे हैं वो उसकी पूरी पेमेंट करे। और वहां पर यहाँ पर सेक्शन 10 का सब क्लॉज 2 डिस्क्राइब किया गया है, जो हमें ये बताता है कि जो भी मनी पेएबल होगी बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेंबर मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल बी डेब्ट होगा ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। कहता है कि जो भी कंपनी, जो भी यहाँ पर शेयर होल्डर होगा, पैसा पे करेगा अपनी शेयर का, उसको क्या मेंशन किया जाएगा, उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या माना जाएगा, डेप्ट माना जाएगा। ड्यू रहेगा डेप्ट फ्रॉम हिम, उसकी तरफ से डेप्ट यानी ऋण यानी लोन जो है ड्यू रहेगा, किसके लिए, कंपनी के लिए, ठीक है। लायबिलिटी टू पे द डेप्ट अराइज होगी ओनली व्हेन ए वैलिड कॉल हैज बीन मेड। अब आपके पास जो है डेप्ट हो गया, क्योंकि कंपनी ने अभी 6 रुपीज लिए, 4 लेफ्ट है, वो 4 रुपीज आपका डेप्ट हो गया। अब वो आप कब पे करेंगे, जब कंपनी कॉल ऑन शेयर करेगी, उस टाइम पे क्या करेंगे, आप उसको जो है यहाँ पर पे करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यूजली जो शेयर होते हैं ना, अब यहाँ पर एक चीज और दे रखी है कि जो लायबिलिटी टू पे द डेब्ट अराइज होगी जब भी वैलिड कॉल होगी। लेकिन सेक्शन 49 हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी के बारे में, सेक्शन 50 डील करता है कॉल इन एडवांस कैसे होगी, और सेक्शन 51 भी हमें प्रोविजन बताता है रिगार्डिंग द डिविडेंड राइट ऑन पेड अप अमाउंट। इसी से रिलेटेड है कॉल ऑन शेयर पे 3 टर्म्स हम और समझेंगे। यहाँ हम समझेंगे सेक्शन 49 को, सेक्शन 50 को और सेक्शन 51 को। अब समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आ जाइए सेक्शन 49 पर। क्या कहता है सेक्शन 49, तो सेक्शन 49 हमें कहता है कि कॉल जो होगी शैल बी ऑन यूनिफॉर्म बेसिस होगी। कॉल जो होगी शैल बी ऑन यूनिफॉर्म बेसिस होगी। यूनिफॉर्म बेसिस का क्या मतलब होगा फ्रेंड्स, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी कॉल यूनिफॉर्म बेसिस का मतलब है कि जब भी ऑल दी शेयर दैट आर फॉलिंग अंडर द सेम क्लास, जितने भी शेयर हैं वो यूनिफॉर्म बेसिस का मतलब है वो कॉल उनके लिए होगी जिन पर्सन की कैटेगरी सेम ही शेयर्स की है। हर वो पर्सन जिस पर्सन की कैटेगरी जो है सेम शेयर की है, तो उनके लिए एक ही कॉल होगी। मतलब मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले होल्डर है तो उन सब के लिए एक ही कॉल होगी। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले होल्डर है तो उनके लिए एक ही होगी। तो और जो है यूनिफॉर्म बेसिस पे होगी, यानी जिस कैटेगरी के, जिस क्लास के उन्होंने शेयर बाय किए कर रखे हैं, शेयर बाय किए हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर समझिए। अब आता है सेक्शन 50, यहीं पे समझिए। देखो सेक्शन 50 हमें क्या बताता है, सेक्शन 50 कहता है कि कॉल इन एडवांस होगी। अब कॉल इन एडवांस का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर समझते हैं इसके बारे में। तो ये कहता है कि सेक्शन 50 को जब हम पढ़ते हैं तो ये कहता है कि एक कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, की कोई भी कंपनी अगर उसको अथॉरिटी मिली हुई है उसके आर्टिकल के जरिए, वो एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर से होल पार्ट या जो है remaining unpaid on the share held by him although no part of them amount has been called up। अब call in advance का मतलब यहाँ पर ये होता है फ्रेंड्स कि कंपनी को जो है ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से अथॉरिटी मिलती है कि आप चाहे तो कॉल कर ले, कॉल रेज कर ले। कॉल आपको जो है यूनिफॉर्म बेसिस पे करनी पड़ेगी, मतलब जिस तरह के होल्डर है इक्विटी शेयर कैपिटल के हैं तो उनको एक ही कॉल करनी पड़ेगी, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के होल्डर है तो उनको एक ही कॉल करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हो तो आप जो है कॉल इन एडवांस का मतलब, यहाँ पर कॉल का मतलब है फ्रेंड्स पेमेंट, यहाँ पर कॉल का मतलब है कि पेमेंट, कि आप जो है एडवांस पेमेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो है पेमेंट जो है आप एडवांस में भी ले सकते हैं, चाहे आप होल पार्ट ले चाहे आप पार्शियल पार्ट ले। यदि आप एडवांस में लेते हैं होल पार्ट तो आपको वहां पर कॉल जो है रेज करने की जरूरत नहीं है। ये कौन कहता है, ये हमें सेक्शन 50 कहता है। यहाँ पर कंपनीज एक्ट का सेक्शन 50 कहता है अगर आप जो है पहले ही एडवांस में पूरे शेयर्स की फुल पेमेंट ले लेते हैं तो वहां पर आपको जो है कॉल रेज करने की जरूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर आज जो तीसरा सेक्शन मैं आपको कह रही थी जो कॉल से रिलेटेड है, दैट इज सेक्शन 51 टॉकिंग अबाउट कि सेक्शन 51 हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है इन प्रोपोर्शनल टू पेड अप अमाउंट, जो यहाँ पर पेमेंट इन डिविडेंड है, पेमेंट इन डिविडेंड यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू पेड अप यानी कुछ अनुपात, जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है कुछ पार्ट प्रोपोर्शनेट
टू पेड अप, पूरा पे नहीं किया है, कुछ एक अमाउंट जो है उसका पे किया है कि कंपनी अगर ऑथराइज है उसके आर्टिकल के जरिए तो वो परमिट कर सकती है कि वो पे कर सकती है डिविडेंड को भी इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर। यानी मान लो कंपनी क्या करती है, जब डिविडेंड इशू करती है, जो भी यहाँ पर डिविडेंड को जो है यहाँ पर डिविडेंड में इन्वेस्ट करता है, यानी जो पर्सन कंपनी को लोन देता है वो चाहे तो प्रोपोर्शनल पार्ट भी लोन दे सकता है। प्रोपोर्शन क्या, यानी जितने उसके शेयर है कंपनी के अंदर, जितने उसके शेयर है कंपनी के अंदर, ईच शेयर का प्रोपोर्शन यानी ईच शेयर का कितना जो है अनुपात बनता है उतनी भी वो पेमेंट कर सकता है। यहाँ पर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिसाइड करेंगे टू पे द डिविडेंड ऑन ए प्रोपोर्शनल बेसिस, या फिर जितने भी इक्विटी शेयर है ऑफ द कंपनी के अगर इक्वली पे नहीं किए हैं। हालांकि इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो होता है हमेशा फिक्स रेट पे जो है पे किया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर के केस में आप जो है डिविडेंड का भी प्रोपोर्शनल पार्ट जो है यहाँ पर पे कर सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन 52 एंड सेक्शन 53 किस बारे में बात करता है। सेक्शन 52 हमें बताता है कि इशू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम और डिस्काउंट। अब ये दो टर्म नहीं आई है, इशू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम या फिर डिस्काउंट। सबसे पहले समझिए इसका मतलब होता क्या, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ। प्रीमियम का मतलब होता है, मान लो किसी भी शेयर की वैल्यू, मान लो कोई एक शेयर है उसकी वैल्यू अगर 10 रुपीज है, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको क्या किया 14 रुपीज में सेल किया, तो ये जो 4 रुपीज आ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, आपका प्रीमियम हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात, बिल्कुल इजी वे में अभी ओवरव्यू दे रही हूँ, अभी हम नोट से भी पढ़ेंगे। इशू ऑफ शेयर प्रीमियम एंड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। प्रीमियम का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, आपने उसको 14 रुपीज में सेल कर, कंपनी ने उसको 14 रुपीज में सेल किया, तो 4 रुपीज क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। वहीं अगर 10 रुपीज वाली वैल्यू के शेयर को अगर 6 रुपीज में यहाँ पे हमने सेल कर दिया, तो 4 रुपीज क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डिस्काउंट हो जाएगा, 4 रुपीज क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ये तो था इनका ओवरव्यू। अब हम समझते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की गई इस एक्ट के द्वारा कि ऑन द सेल ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम, हेंस इफ मेक एग्जिस्ट कंपनी इशू कर सकते। कह रहा है कि अगर आपको प्रीमियम पर किसी भी शेयर को सेल करना है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कौन कह रहा है, सेक्शन 52 कह रहा है। ठीक है, आप सेल कर सकते हैं अपने शेयर को एट ए प्राइस higher than their face value या nominal value, but the act does not regulate the disbursement of the amount collected as premium through section 52। लेकिन यहाँ पर कहता है कि कंपनी आपको ये तो कह रही है कि आप अगर जो फेस वैल्यू है शेयर की यानी 10 रुपए, उससे आप प्रीमियम यानी 14 रुपीज में बेच तो सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी ने ऐसा कोई नियम नहीं बना रखा। फिर जो वो प्रीमियम होगा उसका यूज आप कहाँ करेंगे, उसके यूज का कंपनी ने कोई, यहाँ कंपनी के आर्टिकल में कोई यहाँ पर नियम मेंशन नहीं है। आप कर सकते हैं हायर प्राइस पे, लेकिन उसका उपयोग कहाँ होगा वो मेंशन नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर दूसरी बात में इसने वही बता रखा है, प्रीमियम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। जो हमारी शेयर की फेस वैल्यू है, अगर हम उसको ज्यादा प्राइस पर बेचते हैं तो जो भी डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। दूसरी बात कहता है यहाँ पर कि ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये कह रहे हैं इसका 52 का सबसेक्शन 1 ये कहता है ठीक है आपने प्रीमियम तो कमा लिया, अब ये प्रीमियम को आप रखोगे कहाँ, तो कह रहे हैं कि ये जो प्रीमियम आपको मिलेगा ना, इस प्रीमियम को आप क्या करेंगे, एक सेपरेट अकाउंट में क्या करेंगे, यहाँ पर रिजर्व करेंगे। उस प्रीमियम को आप एक सेपरेट अकाउंट में यहाँ पर जो है सेपरेट प्रीमियम अकाउंट बनाएंगे, उसमें आप सेव करेंगे। अब यहाँ पर प्रीमियम जो है वो आप कैश में या किसी भी तरह से रिसीव कर सकते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि जो प्रीमियम जहाँ पर भी रखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलेंगे यहाँ पर। तीसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि द अमाउंट टू द क्रेडिट ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट, यानी जब भी शेयर प्रीमियम अकाउंट में अमाउंट जो है क्रेडिट होगा तो वो मेंटेन किया जाएगा जैसे कि वो क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल है। कैसे मेंटेन किया जाएगा, जैसे कि वो पेड अप शेयर कैपिटल है। चौथी बात यहाँ पर कह रहा है इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं इन मैनर में, जैसे हम पेड अप शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं उसी तरह हम प्रीमियम को भी वी कैन रिड्यूस, हम इसको भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ गई फ्रेंड्स उतनी बात। अब आ जाइए नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट हमारा क्या बताता है यहाँ पर, अब इसी का ही जब कह रहा है कि प्रीमियम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आया इशू ऑफ शेयर प्रीमियम क्या होता है, फिर प्रीमियम का आप सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। अब इसी सेक्शन 52 का सबसेक्शन 2 हमें ये बताता है कि जो एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम होगी ना, रिसीव्ड होगी ऑन द इशू ऑफ शेयर पर, एप्लीकेशन ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड होगी इशू ऑन शेयर पर, इशू ऑन शेयर पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है इसके बारे में हम समझते हैं।
अब जो इसका सबसेक्शन 2 है वो हमें ये बताता है कि एप्लीकेशन ऑफ द रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर वो कैसे लगेगी। तो सबसेक्शन 2 अलाउ करता है कंपनी को कि वो अप्लाई कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के लिए कि आपको क्या करना है, यहाँ पर किस काम के लिए आपको जो है ये अकाउंट चाहिए, कि यहाँ पर क्या करेगा, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। यहाँ पर कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ द रिसीव्ड इशू ऑन शेयर कंपनी अप्लाई करेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के लिए। कंपनी किस चीज के लिए अप्लाई करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के लिए। क्यों बनाया था हमने ये अकाउंट फ्रेंड्स, जो भी प्रीमियम आएगा उसको एक सेपरेट अकाउंट में शिफ्ट करने के लिए कंपनी अप्लाई करेगी और निम्नलिखित कारणों के लिए ये अप्लाई करेगी। एक तो किस लिए करेगी, फुली पेड, जो भी फुली पेड यहाँ पर बोनस शेयर होगा उसको रिजर्व रखने के लिए, फुली पेड बोनस शेयर को रिजर्व रखने के लिए। राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जो भी मान लो रजिस्ट्रेशन का कोई भी खर्चा हो गया, ठीक है, कोई भी लीगल फीस होगी, कोई भी स्टैंप ड्यूटी होगी, उसके लिए जो है इस प्रीमियम को ये रिजर्व रखेगी। तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन पेड। कई बार क्या होता है, जब भी हम अपनी कंपनी के लिए कोई भी ब्रोकर या एजेंट हायर करते हैं तो हमें उनको कमीशन देनी पड़ती है, उस कमीशन को भी हम इस प्रीमियम से पे कर सकते हैं। और चाहे तो कंपनी जो भी प्रीमियम पेएबल होगा ऑन द रिडम्पशन वापस भी खरीद सकती है। कंपनी प्रेफरेंस शेयर के केस में चाहे तो उस प्रीमियम को वापस जो है प्रीमियम लेने के लिए अपने शेयर्स को जो है वापस भी खरीद सकती है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। लेकिन जब कंपनी यहाँ पर मान लो एक पर्सन को इसने शेयर इशू कर रखे थे, अब उससे वो प्रीमियम रिजर्व कर दिया, लेकिन वो अपने क्या कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस लेना चाहती है, तो कंपनी को वहां पर ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, कंपनी को वहां पर ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, यानी जो एक शेयर की फेस वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो सबसेक्शन 3 है ना, यहीं पे समझे सेक्शन 51 का जो 52 का सॉरी सेक्शन 52 का सब क्लॉज 3 हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि ये जो ओवरराइडिंग इफेक्ट करता है सबसेक्शन 1 और 2 पे, यानी सबसेक्शन 1 में जो हमने कंडीशन पढ़ी प्रीमियम से रिलेटेड, 2 से पढ़ी, 3 क्या करता है, इन पे ओवरराइडिंग इफेक्ट डालता है। और ये क्या कहता है कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को, कि आपको जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को जो है इश्यू नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, यदि जिस भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, यानी कहता है कि सेक्शन 52 का सब क्लॉज 3 ये कहता है, ये जो है सेक्शन 1 और 2 पे ओवरराइडिंग इफेक्ट डालता है, कहता है कि तब तक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इशू नहीं किया जाएगा जब तक आपने सेक्शन 133 में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर मेंटेन नहीं किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर आपने मेंटेन नहीं किया, तो आपको जो है ये जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है आपको इशू नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया। तो प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर, अब सेक्शन 53 क्या कहता है, सेक्शन 53 कहता है कब इशू ऑफ शेयर पे प्रोहिबिशन लगाया जाएगा, इशू ऑफ शेयर पे कब प्रोहिबिशन लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है, जब भी इशू प्राइस जो है लोअर होगा देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, सच इशू ऑफ शेयर रिगार्डिंग हैज बीन इशूड एट डिस्काउंट, द डिफरेंशियल अमाउंट इज नोन एज डिस्काउंट। कहता है कि कब इशू ऑफ शेयर पे प्रोहिबिशन लगाया जाएगा, जब आप इशू ऑफ शेयर को डिस्काउंट पर जो है इशू कर रहे हैं। अगर आप शेयर पे जो है डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको इशू करने पे रोक लगाई जा सकती है। कौन कह रहा है यहाँ पर, सेक्शन 53 कह रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसेक्शन 1 आ गया, सेक्शन 53 का सबसेक्शन 1 आपको ये बताता है कि एक्सेप्ट द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। अब स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है फ्रेंड्स, स्वेट इक्विटी शेयर मैंने डेफिनेशन क्लॉज में आपको पढ़ाया था। स्वेट इक्विटी शेयर, देखो स्वेट का मतलब होता है पसीना। कब आता है, जब हम हार्ड वर्क करते हैं, जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें पसीना आता है, उससे हमें क्या मिलती है, ओनरशिप मिलती है। इक्विटी का मतलब ओनरशिप, और किस रूप में मिलती है, यहाँ पर शेयर इशू होते हैं हमें। तो जब भी आप कोई भी एम्प्लॉय कंपनी के अंदर कोई भी हार्ड वर्क करता है, कोई भी जो है डिफरेंट काम करता है बाकी एम्प्लॉय से, जिससे जो है कंपनी को फायदा होता है, कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, या कंपनी को बहुत जो है करोड़ों का फायदा होता है, उस केस में कंपनी खुश होकर अपने ही मेंबर को क्या करती है, स्वेट इक्विटी शेयर देती है। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब उसके हार्ड वर्क के बदले उसके ओनरशिप देती है। ओनरशिप का मतलब है उसको कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। तो कहता है स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़कर आप जो है अंडर सेक्शन 54 ऑफ दिस एक्ट कंपनी जो है शैल नॉट इशू शेयर एट द डिस्काउंट, यानी इस केस में तो आप जो है डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर में, ठीक है, लेकिन आप इसके अलावा किसी भी केस में जो है आप जो है शेयर पे डिस्काउंट नहीं दे सकते। फिर इसी का सब सेक्शन 2 क्या कहता है, यहाँ पर देखो जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये हम सेक्शन 54 पढ़ रहे हैं, जहां से हमने पढ़ा स्वेट इक्विटी शेयर में डिस्काउंट दिया जा सकता है और किसी में नहीं दिया जा सकता। दूसरा सब क्लॉज इसका ये कहता है कि अगर आप फिर भी इशू करते हैं डिस्काउंट पर, अगर आप फिर भी शेयर इशू करते हैं डिस्काउंट पर, तो वो क्या माने जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे। सब सेक्शन
2 के अंदर। साथ ही सबसेक्शन 2 का ए जो है वो हमें बताता है, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है फिर इस प्रोविजन पे और इस प्रोविजन पे। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि कंपनी को एम्पावर दे रखी है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने कंपनी को एम्पावर देता है कि कंपनी जब इशू करेगी शेयर एट डिस्काउंट पे टू इट्स क्रेडिटर को, एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्ट कर सकती है अपने डेप्ट को ऑन ए कंपनी इनटू शेयर में। कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा, अगर मान लो कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट पे शेयर देती है, ठीक है, तो वो मेंबर से भी फायदा ले सकती है। क्या फायदा लेगी भाई, जो तुम्हें हमने डेप्ट देना है तुम उसको भी क्या कर लो, शेयर में कन्वर्ट कर लो, मतलब तुम हमसे शेयर खरीद लो। यहाँ पर कंपनी को भी फायदा हो रहा है और मेंबर को भी फायदा होता है, मेंबर को डिस्काउंट मिल रहा है, कंपनी का डेप्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, शेयर के अंदर। समझ में आ गई यहाँ पर। लेकिन ये आप कब कर सकते हैं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान बनाना पड़ेगा कि आप ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कहता है कि आपको यहाँ पर डेप्ट रीस्ट्रक्चर स्कीम भी बनानी पड़ेगी। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या आप डेप्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप ऐसा सेक्शन 54 के सबक्लॉज 3 के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, 2A के अंदर। अब आता है हमारे पास सबसेक्शन 3 जो हमें बताता है कि पेनल्टीज दैट कैन बी इम्पोज, जहां पर कोई भी कंपनी फेल हो जाती है सेक्शन 53 की, जो सेक्शन 53 की कंडीशन है उसको फुलफिल करने में अगर कोई भी कंपनी फेल हो जाती है तो वहां पर उसको पेनल्टी मिलेगी। अब पेनल्टी क्या मिलेगी फ्रेंड्स, यहाँ पर कहता है मान लो कोई भी ऑफिसर अगर डिफॉल्ट करता है, ऑफिसर जो है इश्यू ऑफ शेयर को प्रोहिबिट किया गया है डिस्काउंट पे देने से, फिर भी आप करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर के एक्सेप्शन में अगर आप और किसी को जो है शेयर इशू करते हैं, यानी मेंबर को छोड़कर किसी और को डिस्काउंट पे शेयर इशू करते हैं, तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। वो पेनल्टी क्या होगी, अगर कोई भी ऑफिसर डिफॉल्ट करता है, कंप्लीट नहीं करता है सेक्शन 53 की कंडीशन को, तो उसको जो है जितना भी अमाउंट रेज किया जाएगा या फिर 5 लाख रुपीस जो भी यहाँ पर लेस होगा, अप टू द अमाउंट इक्वल टू अमाउंट रेज, जितना भी अमाउंट रेज किया जाएगा या तो वो या फिर 5 लाख, जो भी इसमें से कम होगा उतनी पेनल्टी लगेगी ऑफिसर को। और अगर कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी अगर डिस्काउंट पे शेयर देती है तो उसको सारी मनी रिफंड करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट के साथ करनी पड़ेगी, और जो इंटरेस्ट होगा 12% पर एनम उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आ गई इतनी बात। सेक्शन 53 और 54 को हमने डील किया, और ये 53 के अंदर कह रखा है कि अगर कोई भी 53 में इम्पोज की गई कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो उसको क्या है, पेनल्टी दी जाएगी। अब यहाँ पर हमने पढ़ा सेक्शन 54 में हमने पढ़ा स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, तो स्वेट इक्विटी शेयर का यहाँ पर सेक्शन 54 में बताता है कि हम इसको इशू कैसे करेंगे। सबसे पहले स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको इशू कैसे करेंगे, यहाँ पर कहता है क्यों इशू किया जाता है, कहता है यहाँ पर कंपनी क्या करती है, अपने ही एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कंपनी जो है ये स्वेट इक्विटी शेयर जो है इशू करती है। दूसरा यहाँ पर कहता है, इसका सबक्लॉज 2 हमें ये बताता है कि द राइट लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन प्रोविजन, जब भी कंपनी किसी को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी तो जो भी राइट्स है, लिमिटेशन है, लाइबिलिटीज है या फिर रिस्ट्रिक्शन है, प्रोविजो है, सब किसके जैसे होंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल के जैसे होंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल के जैसे होंगी सारी कंडीशन। भले ही उसका नाम स्वेट इक्विटी शेयर है लेकिन सारी कंडीशन फॉलो होंगी इक्विटी शेयर जैसी। और यहाँ पर कह रहा है द होल्डर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल रैंक परिपशु, यहाँ पर एक टर्म दे रखे कि जो भी होल्डर होगा, किसका होल्डर, स्वेट इक्विटी शेयर का। फ्रेंड्स मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप सुनते जाइए अच्छे से और साथ साथ अपने नोट्स में लिखते जाइए। SES स्वेट इक्विटी शेयर का होल्डर जो होगा वो भी क्या होगा, परिपशु। यहाँ पर एक टर्म दे रखी है, आप चाहे तो ये और कुछ लिख सकते थे लेकिन नहीं, इनको तो स्टूडेंट को कंफ्यूज करना है। तो परिपशु का मतलब होता है यहाँ पर फ्रेंड सेम, यानी इक्वल फुटिंग पर। क्या मतलब है इसका, इक्वल फुटिंग, सेम स्तर पर, यानी जो भी कंडीशन, जो भी यहाँ पर प्रोविजन इक्विटी शेयर के केस में फॉलो होंगी वही परिपशु, सेम एज, इक्वल फुटिंग पर, सेम स्तर पर यहाँ पर स्वेट इक्विटी शेयर के केस में होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब जो सेक्शन 54 है हमारा, यहाँ पर सेक्शन 54 का सबक्लॉज 1 हमें ये बताता है कि स्टेटस क्या होगा स्वेट इक्विटी शेयर का, कितनी उसकी मान्यता होगी, कुछ उसका फायदा भी होगा या बस एम्प्लॉय को खुश करने के लिए दे दिया स्वेट इक्विटी शेयर, तो उसके स्टेटस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है सेक्शन 54 का ही सबक्लॉज आपको इस बारे में भी बताता है कि जब भी कंपनी किसी को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी, ठीक है, इफ ऑल ऑफ दी फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड होती हैं, कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 का सबक्लॉज 1 कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर को। कब इशू कर सकती है, जब ये नीचे वाली सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। अब सारी कंडीशन फुलफिल का मतलब है कि जो शेयर हैं, जो भी शेयर हैं ऑलरेडी स्वेट इक्विटी शेयर जो है इशू किए जा चुके हैं।
अगर ऑलरेडी पहले भी इशू किए जाते हैं तो कंपनी भी करेगी, अगर कोई रिजोल्यूशन पास किया गया है तो भी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर कह रहा है, जब भी आप रिजोल्यूशन यहाँ पर पास करेंगे, किससे रिलेटेड, स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड, जब भी कोई भी रिजोल्यूशन पास होगा उसके अंदर सारी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। अब उस डिटेल में क्या क्या आएगा फटाफट से लिख लीजिए। उसके अंदर आएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर आप इशू कर रहे हैं, किस मेंबर को कर रहे हैं, किस वैल्यू पर कर रहे हैं, क्या उसके बदले आप कोई भी किस कंसिडरेशन के बदले ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 3 तरह की कंसिडरेशन दे रखी है, 3 तरह की कंसिडरेशन दे रखी है। देखो फ्रेंड्स, वैसे कंपनी जब भी शेयर इशू करती है बदले में कैश लेती है या किसी भी टाइप से सम ऑफ मनी लेती है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, या फिर हम कह सकते हैं रेज्ड कैपिटल, ठीक है। लेकिन जब स्वेट इक्विटी शेयर किए जाते हैं तो कंपनी कोई भी कैश नहीं लेती, कंपनी 3 कंसिडरेशन के बदले जो है मेंबर को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है। द फर्स्ट वन इज दैट इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि पर्सन मेंबर के काम से कंपनी की वैल्यू यानी कंपनी का प्रॉफिट ऐड हुआ है, कुछ वहां पर इंक्रीज हुआ है, कंपनी को फायदा पहुंचा है, इस केस में कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी। दूसरा यहाँ पर कहता है कि बंदे को जो है टेक्निकल पर्सन की, मेंबर की टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज के कारण कंपनी को फायदा हुआ है, उसने ऐसी कोई भी मशीन बना दी या ऐसी कोई भी उसने जो है सॉफ्टवेयर बना दिया जिससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ, या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो अब तक और कोई कंपनी बना ही नहीं रही है, ठीक है। तो स्पेशल एम्प्लॉय हो गया ना, तो उसको स्पेशल शेयर भी दिए जाएंगे, तो इस कंसिडरेशन के बदले भी उसको शेयर दिए जा सकते हैं। तीसरा, कंपनी ने क्या किया, कोई भी आईपीआर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कोई भी पेटेंट या कॉपीराइट बना दिया, कोई भी पेटेंट या कॉपीराइट, ये भी एक तरह से सॉफ्टवेयर होते हैं फ्रेंड्स, ये अगर बना दिया जिससे जो है कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, उस केस में कंपनी उसको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी रूल एंड रेगुलेशन सीबी ने बनाए हुए हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड शेयर एंड डिबेंचर एक्ट 2014 के रूल्स जो भी दिए गए हैं, इन दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर जो है इशू किया जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब आ जाइए यहाँ पर कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पर जो दे रखे हैं रूल 8 के अंदर। अब यहाँ पर जो शेयर एंड डिबेंचर एक्ट 2014 है, उसके रूल 8 ऑफ द कंपनीज के अंदर यहाँ पर मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर दे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे, जैसे यहाँ पर दे रखा है एम्प्लॉय कौन होता है। यार ये छोटी सी बात है, इतना हमने कंपनी लोग की 11 क्लासेस पढ़ लिया, अब हमें एम्प्लॉय नहीं पता भी है तो चलो अब इन्होंने दे ही रखे तो पढ़ लेते हैं। यार जो कंपनी में वर्किंग है वो एम्प्लॉय होगा, डायरेक्टर जो होगा या कोई भी एम्प्लॉय है, होल टाइम पार्ट टाइम भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि जो भी मेंबर होगा कंपनी का या एम्प्लॉय जो होगा वो सब्सिडरी कंपनी का भी हो सकता है या फिर होल्डिंग कंपनी का भी हो सकता है। अब सब्सिडरी कंपनी मैंने आपको बताया था, जो कंपनी होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में रहती है दैट इज सब्सिडरी, जो कंट्रोल में रहती है सब्सिडरी, जो कंट्रोल करती है दैट इज होल्डिंग कंपनी, ठीक है। इतनी टर्म आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। प्लीज फोकस से सारी क्लास को देखिए। अब चलते हैं आगे। वैल्यू एडिशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, एक्चुअली एंटीसिपेटेड इकोनॉमिक जो बेनिफिट होता है कंपनी को उसको बोलते हैं। अब वैल्यू यहाँ पर दे रखा है वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, एक यहाँ पर बात की गई है कि स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइज करता है कि जब भी आप इशू करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर को वो वैलिड होने चाहिए, मेकिंग द अलॉटमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 मंथ। यानी जब आप किसी भी मेंबर को, किसी भी होल्डर को स्वेट इक्विटी शेयर जो है इशू कर रहे हैं तो उसकी वैलिड कितनी होनी चाहिए, उसकी वैलिडिटी की वो भी आगे अगर अलॉट करना चाहिए अपने शेयर को तो कम से कम जो है यहाँ पर 12 महीने का यानी 12 मंथ्स का टाइम पीरियड दे रखा है कि जब उसको इक्विटी शेयर पास किए जाएंगे, यानी जब ये जो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा कि इस मेंबर को स्वेट इक्विटी शेयर दिए जाएंगे, उस पासिंग से लेकर 12 मंथ से ज्यादा का टाइम पीरियड, 12 मंथ तक का पीरियड होना चाहिए कि वो भी शेयर को आगे क्या कर सके, अलॉट कर सके। और अगर हम सबसेक्शन यहाँ पर सेक्शन 54 का सबक्लॉज 4 की बात करें, सेक्शन 54 के सबक्लॉज 4 की बात करें तो कहता है लिमिट क्या होती है इसकी, स्वेट इक्विटी शेयर की लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन बना जाएगा, ठीक है, तो वहां पर इसकी जो लिमिट दी जाएगी कि ड्यूरिंग ए ईयर द मैक्सिमम अमाउंट लिमिट फॉर विच कैन बी इशूड इज हायर ऑफ 15% ऑफ, यानी जहां पर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी जो भी है उससे 15% ज्यादा तक आप क्या कर सकते हो, उसको जो है शेयर को इशू कर सकते हो। 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा आप इसको इशू कर सकते हो। और लेकिन जो शेयर ऑफ इशू की वैल्यू है 15% से ज्यादा आप कब करेंगे, जब आपके शेयर की वैल्यू कम से कम 5 करोड़ होनी चाहिए। अगर आपके पास जो शेयर की वैल्यू है, इशू शेयर की वैल्यू अगर 5 करोड़ है तो आप उसमें 15% का इजाफा करके यहाँ पर जो है इसको इशू कर सकते हो। उसके बाद कह रहा है इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर जो है
नॉट एक्सीड 25% पेड अप इक्विटी कैपिटल से 15% तक आपको लिमिट दे रखी है, आप 25% से ज्यादा जो है इशू नहीं कर सकते हो। समझ में आ गई आपको बात? यहाँ पर था ये सब क्लोज 4 था। सब क्लोज 5 हमें बताता है कि लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लॉक इन पीरियड का मतलब समझिए, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी क्या करती है, मेंबर को यहाँ पर स्वेट इक्विटी शेयर दे दिया। अब मेंबर सोचेगा भाई मुझे तो फायदा हो गया, अब मैं इस शेयर को बेच देता हूँ और कंपनी छोड़ देता हूँ। ठीक है, ऐसा एम्प्लॉय कर सकता है, वो सिर्फ सोचता है लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या करती है, उसको लॉक इन पीरियड देती है कि हमने आपको सेट इक्विटी शेयर आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग या वैल्यू एडिशन की वजह से, टेक्निकल नो हाउ की वजह से हमने इशू तो कर दिए, लेकिन 3 इयर्स तक आप उनको सेल नहीं कर सकते हो। तो क्या कर देना, बंदे को शेयर भी दे दिए लेकिन लॉक कर दिए कि 3 इयर्स तक आप उनको सेल नहीं कर सकते हो, ताकि वो कंपनी के साथ जुड़ा रहे, कंपनी के काम में रुचि ले। क्योंकि जब तक वो कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, कंपनी उसका लॉक इन पीरियड ओवर नहीं करेगी, तो उसको फायदा कहां से मिलेगा, कंपनी में और अच्छे से काम करे। इसलिए यहाँ पर ये लॉक इन पीरियड लगाया जाता है सेक्शन 54 के सब क्लोज 5 में। वही यहाँ पर फिर सब सेक्शन 6 में वैल्यूएशन की जाती है स्वेट इक्विटी शेयर की। अब वैल्यूएशन कैसे होगी, तो स्वेट इक्विटी शेयर जब भी इशू किया जाएगा, प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा, जो भी रजिस्टर वैल्यू होगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसको डिटरमाइन किया जाएगा, या फिर जो भी फेयर प्राइस होगा वो सब उसको इशू किया जाएगा। और सब सेक्शन 7 यहाँ पर कहता है वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या फिर नो हाउ या वैल्यू एडिशन जो भी यहाँ पर लगाई जाएगी, उस वैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी रजिस्टर्ड वैल्यू होगी वो कौन लगाएगा, वैल्यूएशन एक तो कौन लगाएगा, रजिस्टर्ड जो वैल्यूअर होगा, जिसको नॉलेज होगी, जो फेयर वैल्यू लगाएगा वो लगाएगा। दूसरा यहाँ पर कहता है कि इस वैल्यूएशन की प्रॉपर रिपोर्ट, सब सेक्शन 7 ये कह रहा है इस वैल्यूएशन की प्रॉपर रिपोर्ट जो है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी इशू की जाएगी। ये कौन कह रहा है, सबसेक्शन 7 हमें ये वाली बात कह रहा है कि जो भी इसकी रिपोर्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी जाएगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 9 दैट इज टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश कंसीडरेशन। कंपनी कैश की बजाय जब किसी और चीज के बदले शेयर देती है, जैसे मान लो एम्प्लॉय ने कोई भी पेटेंट बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, उसी को ही हम क्या ट्रीट करते हैं, नॉन कैश कंसीडरेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है सम के बदले करती है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है कंपनी के बिजनेस को और ग्रूम करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। लेकिन जब स्वेट इक्विटी शेयर करती है वो नॉन कैश कंसीडरेशन होती है, उसमें उसको कोई भी कैश नहीं मिलता। और यहाँ पर कह रहा है कि जब भी ये जो स्वेट इक्विटी शेयर करती है इसको बैलेंस शीट में भी मेंशन किया जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर को बैलेंस, मैंने आपको कल बताया था बैलेंस शीट के अंदर एक तरफ लायबिलिटी एक तरफ एसेट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो नॉन कैश कंसिडरेशन होती है इसको भी बैलेंस शीट में जो है मेंशन किया जाता है, और इसके अलावा जो बाकी जो होते हैं उनको एक्सपेंसेस की साइड किया जाता है। मतलब यहाँ पर कह रहा है जो भी ये नॉन कैश कंसिडरेशन है उसको बैलेंस शीट में कैरी करके, और नॉन कैश कंसिडरेशन के बजाय बाकी जो भी शेयर्स होते हैं उनको यहाँ पर शैल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस जो है रिकॉर्ड किया जाता है। सब रूल 13 कहता है डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर की जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है मुख्य रूप से डिस्क्लोज करेंगे रिपोर्ट फॉर द ईयर, जिसके अंदर जो है हमने किस किस को कितने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए हैं, इसका डिस्क्लोजर कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। और इसके लिए भी स्वेट इक्विटी शेयर के लिए फोन नंबर SCH यहाँ पर 3 दे रखा है, इसमें परफॉर्मा दे रखा है, जो भी इसके अंदर फॉर्मेट दे रखा है उस अकॉर्डिंग सेट इक्विटी शेयर का जो भी अकाउंट होगा, जो भी रिकॉर्ड होगा, उसको वहां पर क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा, कहां पर, कंपनी में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज कंसंट्रेट होकर फोकस से देखिए। इफ यू आर सीरियस स्टूडेंट देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी मेहनत लगती है हर एक टर्म को समझने में। हर एक टर्म को समझने में जितनी मेहनत लगती है उससे ज्यादा समझाने में लगती है, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आएगा तो इस क्लास का कोई भी फायदा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।